हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर नीलेंद्र वर्मा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। तो दोस्तों, इसका हम कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके। तो दोस्तों, हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, क्लास 12th का भी, क्लास 10th एंड ऑल जो भी आपकी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, हम इसका सेकेंड चैप्टर को रीड करते हैं और इसके क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर नंबर 2 का लॉस्ट स्प्रिंग, और इसका टाइटल क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन स्टोलन चाइल्डहुड। ओके। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये ऑथर का भी नेम पूछ लिया जाता है, तो ऑथर का भी नेम याद रखें। ओके। तो ये ऑथर का नेम आपको याद रखना है, एनीज जंग। ओके। तो ये आप ईयर नहीं भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन ये आप ऑथर का नेम याद रखें, एनीस जंग। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चंस हम यहाँ पे जो सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, तो उस पे हम चलते हैं डायरेक्टली और उसको हम आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेक्शन दिया हुआ है, थिंक एज यू रीड। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से और भी इसी बॉक्सेस में क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप बुक्स में भी अपने देखते चलें, और अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, हम क्योंकि हम क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और आंसर्स को भी देखेंगे। ओके दोस्तों, तो आप एक नोटबुक आप अपने साथ रखें और पेन, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप राइट डाउन करते जाए। तो ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम इसके आंसर में। ओके, तो दोस्तों हम आ गए हैं आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन जो था वहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या था, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज द एंड, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साहेब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स, रुपीज, नोट्स एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स in the garbage dumps. Okay, Saheb and his family have migrated to Simapuri, a Sium area on the outskirts, okay, of Delhi. Okay, looking for a source of living after they were uprooted from their native village in ढाका बांग्लादेश। ओके, तो ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा आंसर इसमें आपको मैं बता दिया, तो आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको याद भी करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे, What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? ओके, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लें। The author comes across many shoeless rag picker children in her night neighborhood. Okay, neighborhood. According to her, one explanation of his of this habit of remaining barefoot is that it is a tradition among the poor children of the of this country. However, the author quickly mentions that calling it a tradition could be just a means of justification of the utter डिस्ट्यूशन। ओके, तो ये दोस्तों आप आंसर आप नोट डाउन कर ले सेकेंड क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। ओके, साहेब इज नॉट रियली हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ऑफ वर्किंग फॉर अ मास्टर मिंट।
Okay, sacrificing his freedom and his carefree look, even though the job at the tea stall pays him 800 rupees and all his meals. He seems less contented than before. The weight of his master steel cancer seems heavier than his रैक पिकिंग प्लास्टिक बैग। ओके, तो ये इसका थर्ड का आंसर हो गया, आप इसको राइट डाउन कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट थिंग। ओके, तो ये नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाता है पहला क्वेश्चन। ओके, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। तो इसका आंसर अपन रीड करते हैं। ओके दोस्तों, Mukesh was different from the others of his community by daring to dream. He has already taken the first step towards a big change. He wants to become a motor mechanic and drive a car. He can realize this dream with determination and hard work. There might be many obstacles on his way, but a strong willpower will help him move towards the way to success. The fact that he is willing to walk a long distance in order to learn the vocation underlines his firm resolve. The only thing left for him to do is to make that first journey to the garage and request the owner to take him in and guide and direct him on his journey as a mechanic। ओके दोस्तों, तो आप इसको आई होप आप राइट डाउन कर लिए होंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। अब इसके आंसर पे आ जाते हैं, ये छोटा सा आंसर है, आप इसको नोट कर लें। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। द प्लेस इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। आंसर देख लेते हैं। There are many factors that cause migration of people from villages to cities. Some villagers voluntarily move to the cities in search for jobs and better civic and health facilities, etc. Others are forced to migrate when natural disasters like flood, storm, drought, famine, etc. destroy their houses and properties. History has records of large scale migrations caused by wars. Also, many villagers who are better off than others manage to send their children to study in the cities. Okay, in the lesson Lost Spring, Sahib and his family migrates to Simapuri from Dhaka and after their house were destroyed in the storm। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो माइग्रेशन करते हैं, जो लोग विलेज टू सिटीज़ जाते हैं, उसका क्या रीज़न रहता है। तो कई दफ़ा होता है कि डिजास्टर और फ्लड की वजह से उनका हाउसेस ब्रेक हो जाते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बेटर लाइफ के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए वो मूव करते हैं विलेज टू सिटीज़। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। ओके, तो आंसर आपको क्या लिखना है। यस, द प्रोमिसेस made to poor children are seldom kept. Often they are not taken seriously or have been made on the pretext of retaining
a child's fancy for something. This keeps the child hoping for a better possibility till he realizes the truth. It is difficult for the people to shatter the children's dreams, while it is also painful to see these children thrive of false hopes given to them. Once, while interacting with Sahib, the narrator ends up encouraging him to study and jokingly talks about the opening a school herself at that time. She fails to realize that unknowingly she has sown a seed of hope in Sahib's heart. Okay, she becomes conscious of her mistakes when, after a few days, Sahib approaches her inquiring about her school, her hollow promises leave her embraced. ओके, तो ये दोस्तों आप इसका आंसर आप इसको लिख लें. ओके, फोर्थ क्वेश्चन का. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे mentions the hazards of working in the glass bangles industry. Okay, the impoverished workers in the glass bangles industry toil in potentially hazardous working conditions while building. The furnaces they work in have extremely high temperature and lack proper ventilation. Persistently working in low light conditions without any protective eye gear, okay, leaves them blind even once, and cuts are quite common. The workers are quite prone to ailments such as lung cancer. तो दोस्तों जो बोल रहे हैं ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री जो है उस पे जब वर्क करते हैं तो उनको प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं मिलते, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी डिजीज का सामना करना पड़ता है. तो ये हजार्ड्स है वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास इंडस्ट्री. ओके, तो ये दोस्तों ये तो हो गया. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry for of Firozabad in poverty? The unfavorable social and legal system, that deceptive middlemen and their unsaid destinies keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in perpetual poverty. ओके, तो दोस्तों इसका आंसर आप लिख लें. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. वाई शुड चाइल्ड लेबर बी eliminated and how? Child labor should be eliminated because it takes away from the child his childhood and the prospect of elementary education. Moreover, since the child laborers are cheap and consequently engaged in hazardous and dangerous employment, they are often vulnerable to mental and physical illness. In order to curb this problem, it is important to make education easily accessible. Apart from that, the parents must be made aware of the consequences of working in harmful environments. It is also important to make the public aware of the fact that child labor is a criminal offense and is punishable under law. The government must ensure stricter child labor laws and that the offenders are punished. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेट करे, मतलब उसको ख़त्म करे. चाइल्ड लेबर एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, मतलब चाइल्ड लेबर नहीं कराना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के अंदर. तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप इसका आंसर
लिख लें। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश belongs to a family of glass bangles makers in Firozabad. Even though the children of such families usually carry on their family profession, Mukesh wants to be a motor mechanic and drive a car. Unlike his family members and others of his community, he has dared to dream his grandmother's words about the unbreakable lines represent the attitude they have towards their situation in life. They believe that it is their destiny to toil as bangle makers, but Mukesh dreams of better and safer career. The resolute boy is willing to walk a long distance from his home to learn to be a mechanic. Exam exemplifying the saying where there a will there is a way, जहाँ चाह वहाँ राह। ओके, तो दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं कि जो सिचुएशन, जो मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशंस, मतलब उनका रिएक्शन क्या है उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो ये कहना चाहते हैं अभी हम इस इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, मैं एक बेटर कैरियर चाहता हूँ और आगे चल के मैं एक कामयाबी में पहुंचना चाहता हूं। तो इस तरह से वो पूरी स्टोरी के अंदर इसको बताया हुआ है। ओके, तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो नेक्स्ट सेक्शन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो इसमें क्या है, ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ में आपको जो क्वेश्चंस दिया रहेगा तो उसी से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आंसर हैं, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए हैं एक एक सेंटेंसेस के अंदर और उनके वन वर्ड आपको आंसर्स देने हैं। ओके, इस पैराग्राफ के थ्रू। तो ये पहले आप पैराग्राफ को आपको रीड करना है अच्छे से, फिर इसके बाद उसका आप सॉल्यूशन निकालें। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, लेकिन आपको पैराग्राफ रीड जरूर करना है। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहेब ए आलम which means the Lord of the universe is directly in contrast to what Sahib is in reality. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरनी। ओके, आयरनी, इसको आप लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पे, ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटाफर। क्या लिखना है आपको, मेटाफर। ये हो गया इसका आंसर। ओके, थर्ड सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 miles अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। ओके, ये आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन फोर्थ पे। फोर्थ, फॉर द चिल्ड्रेन इट इज अ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एंटीथीसिस। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। ओके, फिफ्थ का, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का आंसर आपको क्या बोलना है, सिमिली। ओके, क्या आंसर है, सिमिली। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सी स्टिल हैज bangles on her wrist but not light in her eyes. क्वेश्चन नंबर 6, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आपको लिखना है PUN, पन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे, फ्यू एयर प्लेन्स फ्लाई ओवर
फिरोजाबाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेवेंथ का भी, ये आपको क्या लिखना है? PVN। ओके। नेक्स्ट, स्क्रॉइंग स्क्रॉइंग फॉर गोल्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9th नंबर का मेटाफर। ओके। ओके, फिर आ जाते हैं बेब ऑफ पॉवर्टी, भी यहाँ पे आपको लिखना है मेटाफोर। ओके। नेक्स्ट आ जाता है 10th में। 10th पे अपन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10th का हाइवर पोले। ओके, सॉरी, इसमें आपको क्या लिखना है? हाइबर। ओके, हाइबर बोले। ओके। 11th में आ जाते हैं। द स्टील कैंस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शुड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11th का पैराडॉक्स। ओके, पैराडॉक्स। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो लास्ट क्वेश्चन पे जो लास्ट सेक्शन दिया हुआ है, थिंग्स टू डू, तो इसमें भी क्या है, आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है। तो पैराग्राफ को आपको रीड करना है, जो आपके टेक्स्ट बुक से ही पैराग्राफ लिया गया है। ओके, तो इसका फिर आपको क्या पूछा है? लुक अराउंड एंड फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच पैराडॉक्सेस। ओके, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 200 to 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ देम। यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग नोट्स। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसके अंदर पैराग्राफ आपको आंसर देना है पैराग्राफ में। ओके, हियर इज एन एग्जाम्पल हाउ वन सच पैराग्राफ में बिगिन। तो किस तरह से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है वो आपको एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है। ओके, तो एग्जाम्पल्स में आपको, अब वहाँ पे पैराग्राफ आपको कैसे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल्स से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, तो पैराग्राफ आप वहाँ पे देख के हम आपको लिखना है। ओके, एज इट इज़, कभी मतलब आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता फिर भी आपको इस तरीके से लिखना है। ये हम तरीका डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यू नेवर सी द पुअर इन दिस टाउन, तो इस तरह से आपको बिगिनिंग से आपको इसको इंट्रोडक्शन देते हुए स्टार्ट करना है। मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा उसका क्या मीनिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल बिगिनिंग से उसकी डिफाइन करके हम स्टार्ट करेंगे। ओके, यू नेवर सी द पुअर इन दिस टाउन, बाय डे दे टॉयल वर्किंग कैंसेस वर्किंग cranes, okay, and earth movers is caroling deep into the hot sand to lay the foundations of Chrome. By night they are banished to bleak labor camps at the outskirts of the city. Such is the life of the poor construction workers in this city, Delhi. It is the capital of India with beautifully constructed buildings everywhere around the city. How often do we reflect on the poor laborers who toil so hard working day in and day out constructing these structures? These laborers who constructed these buildings ironically often lead a nomadic life, living in temporary settlements in slums of or construction areas. They are denied the very fruit of their hard work. It is absurd that bricklayers are forced to live in tents of plastics and rubber sheets. They live in penury. The job is underpaid to such an extent that they fail to manage a proper house of their own. Okay, नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बढ़ते अपन। द पैराडॉक्स इज इवन मोर क्या लिखा, डिप्लोरेबल। ओके, when one finds such laborers working in construction sites for schools and hospitals, these people are
illiterate and often do not send their children to schools for the lack of resources. Again, these people often work and live in hazardous and unhealthy conditions without any health benefits. Why are such things overlooked by the society and the government? It is high time the government and the rich work together for providing these construction sites workers with the basic necessities along with the education for their children. तो अब ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है किसके बारे में बताया गया है, एक पुअर फैमिली के बारे में बताया गया है कि कैसे फैमिली माइग्रेट करती है, कैसे फैमिली वहाँ पे जाके हजार्डस वर्क करती है अपनी लाइवलीहुड के लिए, और किस तरह के घर पे रहते हैं, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पैराग्राफ के अंदर पूरी कवर्ड किया गया है। तो अब आगे करके ये आपको क्या मतलब उसमें क्या बोला गया है कि लास्ट में जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर ये बताया गया है कि मतलब जो रिच हैं और गवर्नमेंट को उन दोनों के साथ मिलके, मतलब लोगों के साथ मिलके जो इसमें कैपेबल हैं हेल्प करने के लिए अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो वो मिलके क्या करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करें जो पुअर फैमिलीज़ के लिए हेल्पफुल हो, अच्छी बिल्डिंग्स बना सके, उनको प्रोवाइड कर सके अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल्स, एंड दीज ऑल थिंग्स आर नीडेड फॉर देम। ओके, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ देम। तो इस तरह से हम कैसे अपने कंट्री को वेलफेयर की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके 12th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 2 का। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अपना अच्छा फीडबैक भी दें और दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत अच्छा सेशन रहा होगा, और अब मिलते हैं इसके 3rd चैप्टर को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।